नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका द वेलफेयर स्टेट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपकी होस्ट श्वेता। अगर आपने कभी सर्जरी कराई है या डेंटिस्ट के पास कोई प्रक्रिया कराई है तो आपको एनेस्थीसिया के बारे में ज़रूर पता होगा। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों में काम करते हैं और चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान मरीजों को एनेस्थीसिया देते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही दो डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है जो इस क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि आज हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर सुहास अंबादे और डॉक्टर नीलिमा अंबादे जी। तो चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में और कुछ जो हमें अब तक पता नहीं है। स्वागत है सर, आपका स्वागत है मैडम हमारे चैनल में। एनेस्थीसिया एक्चुअल में होता क्या है ये हम जानना चाहेंगे। एनेस्थीसिया सभी लोगों को यही पता है कि कोई सर्जरी अगर करवानी है तो उसे पहले सुन्न किया जाता है, सुन्नी दिया जाता है ताकि उसको दर्द ना हो। लेकिन यही सिर्फ एनेस्थीसिया का स्कोप नहीं है। एनेस्थीसिया का स्कोप अभी काफ़ी बढ़ गया है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है अभी एज अ पेन फिजिशियन भी काम करते हैं, एज अ क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट भी काम करते हैं, क्योंकि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का जो रोल है वो एकदम जीवन मरण के पास में रहता है। अगर किसी भी पेशेंट को सेव करना है या उसको जिसको बोलते कि अपन सीपीसीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेट करना है तो उसमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इसलिए उसका क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट करके भी स्कोप बढ़ता है। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एक्चुअल में करते क्या है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सर्जरी में। किसी भी सर्जरी में शुरू करने के पहले अगर किसी को भी आप खुली नींद में या अवेक स्टेट में कोई चीरा नहीं मार सकता स्किन पे। अगर आपको सुई भी चुभाए तो भी आप चुभाने तो नहीं दोगे ना कोई भी पेशेंट। तो उसके लिए पहले हम उसको गहरी नींद में लेके जाते हैं, एक दूसरे ही दुनिया में पेशेंट को लेके जाएंगे ताकि उसको सुई चुभाए या चाकू से काटे भी तो भी उसको प्लेजर आता है। उसको ऐसे नहीं लगता कि कोई मुझे मार रहा, कोई काट रहा वगैरह। हाँ, इतनी गहरी नींद में लेके जाते हैं, तब कहीं जाके उसका ऑपरेशन होता है। फिर बाद में उसको उस नींद से बाहर लाने के लिए और भी ज्यादा ड्रग्स देते हैं और उसको वापस इस दुनिया में लाते हैं। कि अभी हम जो स्टेट में रहते हैं नॉर्मली आप हम सब लोग, वो अवेक स्टेट है, वी आर फुल्ली अवेक। और ऐसे लेवल्स है, स्लीप, डीप स्लीप, देन कोमा, सेमी कोमा, इस प्रकार के स्टेजेस है। तो कोमा भी सब लोगों ने सुना हुआ है कि कोमा में पेशेंट जाता है तो उसको वेंटिलेटर लगता है, ऐसा काफी लोगों को पता है। लेकिन वेंटिलेटर लगता ही ऐसा जरूरी नहीं है। कोमा में ले जाके हम उसका अगर सांस बरकरार रखें तो वो वाले स्टेट में पेशेंट को पेन भी ना रहे, उसको कुछ अवेयरनेस भी ना रहे बाहर का। तो ये जो स्टेट होती है ये सर्जिकल एनेस्थीसिया की बेस्ट स्टेट होती है। सर्जिकल एनेस्थीसिया बोले तो उस स्टेट में पेशेंट की बड़ी से बड़ी सर्जरी की जा सकती है। तो ये जो लेवल्स तक लेके जाना है वो डिफरेंट ड्रग्स अवेलेबल है। उसमें से जो पेशेंट के लिए बेहतर ड्रग है वो हम वहाँ पे यूज करते हैं। इसके लिए हमको पेशेंट को पहले देखना होता है, उसका कंडीशन कैसा है, उसको कौन से ड्रग्स सूट हो सकते हैं, नहीं हो, ये सारी चीजों का हमको पहले एनालिसिस करना पड़ता है, जिसको पीएसी बोलते हैं, प्री एनेस्थीसिया चेकअप। और फिर हम उसका एनेस्थीसिया प्लान करके उस प्रकार से उसको एनेस्थीसिया देते हैं। एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पेशेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट की एज ज्यादा है या एकदम कम है, माने बेबीज को डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया लगेगा, एक एजेड पेशेंट को 70, 60s के पेशेंट को अलग से एनेस्थीसिया देंगे हम, दूसरी डिफरेंट टाइप्स। पूरा एक अगर 60-70 ईयर ओल्ड पेशेंट आता है हमारे पास में तो उसका अगर किसी पार्ट का, एक ही पार्ट का सर्जरी है तो उसी पार्ट को हम एनेस्थेटाइज करेंगे। ऑपरेशन थिएटर में एक सर्जन का महत्व अधिक है या एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का अधिक है, मतलब आपके दृष्टिकोण से? तो ऑपरेशन थिएटर में हम दोनों इक्वल स्टेटस में रहते हैं। बोथ आर कंसल्टेंट्स, सर्जिकल कंसल्टेंट, वी आर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। पेशेंट का बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन और ओटी का पूरा एनवायरनमेंट ये पूरा गवर्न करता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। और सर्जन तब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने अच्छा एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर किया है और ओटी का पूरा एम्बियंस जो है वो अकॉर्डिंग टू द
सर्जरी है तो फिर सर्जरी पे फोकस कर सकता है सर्जन। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, बैलेंस है। क्योंकि अगर वहाँ पे सर्जरी में ज्यादा ब्लड फ्लो अगर गया तो पेशेंट का बीपी सब हम मेंटेन करते हैं ना, बीपी, शुगर, टेम्परेचर सब कुछ हमारे हाथ में रहता है, रेस्पिरेशन। और अगर सर्जिकल साइट काफी वैस्कुलर एरिया में, माने बहुत ज्यादा रक्तस्राव जहाँ पे होता है उस साइड में अगर रहा तो हमको बीपी कम करना पड़ता है, पेशेंट का बहुत कम लेके जाना पड़ता है। तो अगर वो हम नहीं मेंटेन करेंगे तो सर्जरी कैसे अच्छी होगी, है ना। तो उनको जो फील्ड चाहिए अंदर पेट में या कहीं पे भी साइड में, बॉडी साइड पे, तो वो हम देते हैं उस तरीके से। जैसे सर्जरी कभी छोटी भी हो सकती है, काफ़ी लंबी भी हो सकती है, कई कई घंटों की भी होती है। तो ऑपरेशन थिएटर में आप लोग क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? अभी ऑपरेशन थिएटर हर प्रकार के होते हैं। जैसे आजकल NABH बोलते हैं जिसको कि नेशनली एक्रेडिटेड, जो एक SOP बनाई गई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल के अनुसार ऐसी इस प्रकार की OT चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड OT में काम करे तो वहाँ पे सब कुछ रहता है, वर्क स्टेशन रहता है, सारे ड्रग्स अवेलेबल रहते हैं। लेकिन कुछ टर्शरी केयर में थोड़ा हर चीज इम्पोर्टेंट चीज तो होती है लेकिन उतना सब कुछ अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, तो उसके हिसाब से भी हमको कभी कभी काम करना पड़ता है। लेकिन जहाँ NABH एक्रेडिटेड जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जनरली सब कुछ अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे कुछ चैलेंजेस हमको नहीं रहते, स्मूथली। हाँ, लेकिन जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन है, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है, एनेस्थीसिया की ट्रॉली है, सक्शन है, एडिक्वेट इमरजेंसी ड्रग्स है, ये सारी चीजें हैं, वहीं पे हम लोग काम कर सकते हैं। ये प्रिपेयर करके रखते हैं हम। प्री एनेस्थीसिया ये सब चेकअप होता है, चेकलिस्ट रहती है हमारी कि ब्लड अवेलेबल है पेशेंट का, प्रॉपर ऑक्सीजन है पूरा, और फ्लूइड्स है जो हम सलाइन बोलते हैं उसको, वो अवेलेबल है कि नहीं, ये सब देखना। सक्शन चालू है कि नहीं, मैंने नजरों के सामने सक्शन होके भी वो वर्किंग है कि नहीं वो देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। फिर जाके हम सर्जरी शुरू करने के लिए अलाउ करते हैं, तब कहीं जाके हम एनेस्थीसिया देते हैं। और अगर कितने देर की सर्जरी है, अगर 10 घंटे की भी हो तो उसके हिसाब से ड्रग्स लगता है, ऑक्सीजन लगता है, तो वो सब पहले ही अवेलेबल करते हैं। या फिर ऑन डिमांड, ऑन इमरजेंसी बेसिस, अगर पेशेंट टेबल पे ही है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हम पहले ही ब्लड बैंक वाले को फोन करके रखते हैं और वो तुरंत ही देते हैं सब। जैसे ऑन रश बोला तो वो फटाफट ब्लड ला के ही देंगे। और आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं? जैसे कि छोटा बच्चों का एनेस्थीसिया पेडियाट्रिक पेशेंट है तो हमको पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। हमको यहाँ तक देखना पड़ता है कि पेशेंट की एंग्जाइटी लेवल तो ज्यादा रहने ही वाली है, पेरेंट्स की एंग्जाइटी सबसे ज्यादा रहती है। तो पेशेंट यानी बच्चों को मदर के लैब में ही थोड़ा हम आजकल फेंटानिल लॉलीपॉप आ गए हैं, बच्चे तो IV लेते नहीं है ना, तो एक प्रकार के लॉलीपॉप खाते खाते भी वो थोड़ा सा सीडेट हो जाता है और फिर उसको मदर के लैब से एकदम से लेके जा सकते। पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है, हमको अच्छा नहीं लगता है कि मदर रो रही है और बच्चे को हम, तो ये पेशेंट रिलेटेड चैलेंजेस हो गए। कई सर्जरी प्लान होती है तो ऐसे समय पे एक मरीज जब टेबल पे होता है तो वो इंटरेक्ट भी करते होंगे आपसे, डरते भी होंगे, तो आप उनको मतलब मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हैं? पेशेंट की एंग्जाइटी लेवल, पेशेंट को अगर OT में जाना है तो वो ऑब्वियसली एंशियस रहेगा। बच्चों में तो और भी उनका तो पेरेंटल सेपरेशन ही, मदर के लैब से बच्चे को उठा के उसको OT में लेके जाना है, अलग ही चैलेंज रहता है। तो यार ये सारी चीजें हमारे कोर्स में ही है, तो इसलिए अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं है। बट ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपका कि एंग्जाइटी भी होती है और एंग्जाइटी के बाद में OT में आने के बाद जो अवेयरनेस उसको होना चाहिए वो भी हमको अवेयरनेस लेके जाना पड़ता है, पेशेंट को स्लीप में लेके जाना पड़ता है और उसके बाद में उसको प्रॉपर एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करना पड़ता है। तो इलेक्टिव और इमरजेंसी ऐसे दोनों प्रकार की सर्जरीज रहती। LSCS है जिसको सीजर बोलते हैं, सीजरियन डिलीवरी, कभी इमरजेंसी में आ जाती है तो वो इमरजेंसी सर्जरी हुई। कभी कभी अपेंडिक्स पेट में फूट गया तो वो इमरजेंसी होगी, पेरिटोनाइटिस हो गया पेशेंट को तो इमरजेंसी में लेना पड़ता है। तो ऐसी इमरजेंसी सर्जरीज भी रहती है और प्लान भी रहती जो 2 दिन में करना है या परसों करना है, तो दोनों प्रकार के सर्जरी भी रहती है। अभी एनेस्थीसिया बहुत स्मूथ हो गया है एक्चुअली,
मैंने ऐसे ड्रग्स अवेलेबल हो गए कि हम पेशेंट को पट से दे दो तो पेशेंट का एंजाइटी लेवल कम हो जाएगा और हम उसको इजीली ओटी में लेके ऑपरेशन थिएटर में लेके जा सकते हैं। पर पहले ऐसे नहीं होता था। पहले काफी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि पेशेंट को बार बार ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते थे और उसका एंजाइटी लेवल तब ज्यादा रहता था तो फिर उसको फिर से वापस लेके आते थे तो उसको लगता अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है आज मेरे साथ में। तो ऐसे ही 2-3 दिन ऐसे करते थे, फिर एक दिन उसको लेके जाते और फिर तीसरे चौथे दिन फिर हम हमारे ड्रग्स देके उसको सुला देते थे गहरी नींद में, फिर ऑपरेशन शुरू करते थे। पर एकदम एंजाइटी लेवल कम हो जाती है रूटीन हो जाने के बाद। पर अभी कैसे है कि बाहर ही अगर बच्चे भी रहे तो वो मदर से सेपरेट थोड़ी ना होंगे, तो उनको थोड़ा बहला फुसला के एक इंजेक्शन दे दो तो वही वो एकदम अलग दुनिया में चले जाते हैं। उनको लगता है कि ये भी मेरी मम्मी है, सामने वाला इंसान भी मेरी पापा है, मम्मी है, तो वो सीधा आ जाते हमारे हाथ में। बहुत काफी स्मूथ हो गया एनेस्थीसिया अभी तो। जैसे कि हर एज ग्रुप के अनुसार अलग अलग ड्रग्स आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उसका कुछ मरीज के शरीर पे कुछ होते हैं या क्या? एनेस्थीसिया के इसमें तो ऐसे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है ज़्यादा एनेस्थीसिया ड्रग्स के। जो कुछ भी साइड इफेक्ट्स होने हैं वो ओटी में ही हमको मैनेज करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि जो एनेस्थीसिया एजेंट्स हम लोग देते हैं आईवी के थ्रू या सांस के थ्रू, इनहेलेशनल बोलते हैं जिसको, या रीजनल एनेस्थीसिया जो कि पीठ में दिया जाता है, स्पाइनल या एपिड्यूरल, ये सब एनेस्थीसिया इमीडिएटली उनको अगर कुछ होना है तो वो हमको वहाँ के वहीं मैनेज करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कोई ऐसा बड़ा साइड इफेक्ट किसी ड्रग का नहीं है। बहुत स्मूथ हो गया है। डे केयर प्रोसीजर भी रहती है, बहुत बड़े बड़े प्रोसीजर्स भी आजकल डे केयर। सुबह पेशेंट एडमिट करो, ऑपरेशन करो, शाम को तुम घर जा सकते। इतने ज्यादा मैंने पेशेंट का ऐसे एजेंट्स आ गए अभी। पहले जो इंड्यूसिंग एजेंट जो डीप स्टेट में जाते, डीप स्लीप स्टेट में लेके जाते थे, तो पेशेंट को 24-24 घंटा पेशेंट ऐसे उठ नहीं पाता था, पढ़ नहीं पाता था। पर आजकल कैसे है कि सर्जरी हो गई तो हमारे ड्रग्स इतने सुपर हो गए आजकल कि 2 घंटे बाद में वो पेपर पढ़ सकता है क्लियरली ऐसे। तो एक ये जैसे एपिड्यूरल का आपने बताया, तो सीजरिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जैसे मेरी कुछ सहेलियां भी है जिनका सीजर हुआ है, तो वो अभी बाय द टाइम वो कुछ एक कंप्लेंट करती है कि विंटर में या पीठ में तो ये उसी के वजह से नहीं मिथ है। वो तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैंने मुझे भी बहुत एवरी पेशेंट एनकाउंटर होता है कि सेकेंड टाइम जो सीजर होता है ना, बोलते हैं कि नहीं उससे ही मुझे हुआ है दर्द। ऐसा नहीं होता है। सबको पता है कि 9 महीने लगते हैं बच्चा बाहर निकालने के लिए, तो 9 महीने तुम्हारे पेट में इतना कुछ पल रहा है और इतना हेवी वजन है वहां पे, तो वो कुछ तो ट्रोल करेगा तुम्हारे बॉडी पे। इतने ज्यादा लिगामेंट मसल स्ट्रेच होते हैं, तो तुम्हारा बॉडी जो कर्वेचर है तुम्हारे बॉडी का वो चेंज होता है, उसकी वजह से वो पेट दर्द होता है। और कहीं पे भी आप पूछ लो, नॉर्मल डिलीवरी भी होती है जिनकी एज पर द एज एंड अवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, हम नहीं खाते खाना ज्यादा कैल्शियम का वगैरह, तो नॉर्मल डिलीवरी में भी बैक पेन होता है। ऐसा नहीं है कि वो इंजेक्शन देने की वजह से होता है, बिल्कुल नहीं होता। पीडीपीएच हो सकता है, हेडेक एक आध बार हो सकता है, लेकिन वो 7 दिन के शॉर्ट टर्म रहता है। लॉन्ग टर्म हेडेक कभी नहीं रहता है। जैसे अभी बताया कि सर्जरी होती है, पूरा कई घंटों की होती है, तो कभी कभी लगता है कि ये काम काफी मोनोटोनस है। मोनोटोनस तो लगता ही है ना, सभी को सबका काम जो है, हर किसी का जो काम है वो हमेशा करते रहे तो उनको मोनोटोनस लगना जायज है काफी। पर हर एक पेशेंट डिफरेंट रहता है, तो इसलिए ऐसे नहीं लगता कि वो मोनोटोनस है। कभी क्या चैलेंजेस आएंगे पता नहीं चलता। और हम दोनों जो काम करते हैं वो सारे फील्ड में करते हैं। एनेस्थीसिया हम कभी न्यूरो एनेस्थीसिया भी देते हैं, कभी ऑब्स्टेटिक एनेस्थीसिया, कभी पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया। हम लोग तो हमको अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हमेशा। एज कम्पेयर टू सर्जन वी आर फेसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ एंजाइटी एंड डिफरेंट लेवल ऑफ चैलेंजेस। महिला होके इस क्षेत्र में आपका अब तक का अनुभव कैसा रहा? मेरे ख्याल से तो मेरा तो बहुत अच्छा रहा है और काफी चैलेंजिंग है। मैंने मैरिड लाइफ, बच्चों की लाइफ, मैंने फैमिली लाइफ और फिर अपनी ये 24/7 ड्यूटी लाइफ,
फेस करना बहुत मुश्किल है, पर करना पड़ता है। आई ऑलरेडी एंजॉय इट एंड एंजॉयिंग इट। तो सर बाय द टाइम अभी मतलब पहला, अभी इतने साल हो गए, इतना टेक्नोलॉजी अभी आ गई है, तो अभी आप क्या देखते हैं कि पहला एनेस्थेशिया फील्ड में क्या था और अभी कितना चेंजेस इसमें हुआ है? बहुत चेंजेस हुए एनेस्थेशिया में। पहले तो बहुत हिस्टोरिकली गए हम तो टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए जब एनेस्थेशिया का इन्वेंशन हुआ तो टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए सिर्फ नाइट्रस यूज करके एनेस्थेशिया दिया गया था। तब से लेके अब तक अभी इतने सारे ड्रग्स आ गए हैं नए नए, इनहेलेशनल एजेंट्स एंड आईवी एजेंट्स कि डे केयर एनेस्थेशिया तक हम लोग आ गए हैं कि आज सर्जरी करो और आज शाम को ही पेशेंट घर जा सकता है। इस प्रकार के भी ड्रग्स अभी आए हुए हैं। तो अगर मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा अगर क्रांति हुई है, इनोवेशंस हुए हैं, तो वो एक फील्ड है रेडियोलॉजी और दूसरी फील्ड है एनेस्थेशिया। पहले इनहेलेशनल एजेंट भी काफी लॉन्ग एक्टिंग रहते थे, ड्रग्स भी लॉन्ग एक्टिंग रहते थे, तो पेशेंट को आज दो, तो हम भी पीते थे ड्रग्स, इनहेल करते थे और पेशेंट भी इनहेल करता था। इनहेलेशन एजेंट है जो नाक में मुंह से, हाँ, सांस से जो जाते हैं। तो हमको भी जाता था और पेशेंट को भी जाता था। तो आजकल तो सभी क्लियर हेडेड रहते हैं, एनेस्थेटिस्ट पेशेंट सब। क्लियर हेडेड रिकवरी बोलते हैं, पेशेंट को ऐसा झोंक नहीं लगते रहता है। हाँ, क्लियर हेडेड, जिस प्रकार से वो अंदर गया था उस प्रकार से उसका मैंने कहा था ना, पेपर पढ़ सकते हैं क्लियर। एनेस्थेशिया में क्या क्या स्पेशलाइजेशन होते हैं? जैसे हर एक फील्ड में रहता है, सर्जरी में भी कॉमन सर्जन रहता है, पेडियाट्रिक सर्जन रहता है, मतलब बच्चों के ऑपरेशन का अलग और ब्रेन के ऑपरेशन का अलग, हार्ट का अलग। तो हमें भी वैसे ही रहता है हमारा, माने कॉमन तो रहते ही हम, पर थोड़ा सा एक सर्टिफिकेट कोर्स करके भी हम ये कर सकते हैं कि सर्जरी फॉर एनेस्थेशिया फॉर हार्ट ऑपरेशन, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, हार्ट के लिए अलग टाइप ऑफ एनेस्थेशिया लगता है, और सर्जरी न्यूरो के लिए माने ब्रेन के लिए अलग टाइप ऑफ एनेस्थेशिया लगता है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट कोई माने जनरल जो एनेस्थेटिस्ट रहता है वो ही कैन गिव एवरी टाइप ऑफ एनेस्थेशिया, पर अगर आपको स्पेशलाइज करना है 6-7 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करके आप सिर्फ पेडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट बन सकते हो या फिर कार्डियक एनेस्थेटिस्ट बन सकते हो। अभी बच्चे इस क्षेत्र में अगर आना चाहते हैं तो हो सकता है काफ़ी लोगों को रास्ता पता नहीं हो, कहाँ क्या पहले करना है ना, हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे इस क्षेत्र के बारे में पढ़ाई के लिए? एनेस्थेशिया MBBS के बाद 3 साल का कोर्स है और आजकल PG एंट्रेंस के थ्रू लोग प्रेफर कर सकते हैं ब्रांचेस। हर साल ट्रेंड चेंज होता है, जनरली कोई रेडियोलॉजी प्रेफर करता, कोई स्किन प्रेफर करता, कोई सर्जरी प्रेफर करता, वो अपना अपना चॉइस होता है। बट एनेस्थेशिया का स्कोप ये है कि नॉट ओनली फॉर OT एनेस्थेशिया, जस्ट सर्जरी के लिए एनेस्थेशिया देना यही एक स्कोप नहीं है, और क्रिटिकल केयर एंड इवन पेन स्पेशलिस्ट, ये चीजें भी एनेस्थेशिया में आती है। इसका एनेस्थेशिया के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन है। You can work as an intensivist, not in the OT, but you can work in the ICU also. It is very tough job. It is 24/7 job. Every time you have to be available for patient. काफी challenges रहते हैं। DOT बोलते हैं, डेथ ऑन टेबल की कंसेंट एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पेशेंट के रिलेटिव को समझाना कि आपका पेशेंट वापस आएगा या नहीं आएगा, वो टफ सिचुएशन रहती है। पर एनी हाउ यू हैव टू यू हैव टू गेट द साइन ऑफ पेशेंट्स रिलेटिव ऑन द पेपर। कंसेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो थैंक यू सुहास जी, नीलिमा जी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने हमें बताई इस फील्ड के बारे में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे लिए आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके आगे की लाइफ के लिए मैं आपको शुभकामना देना चाहूँगी, आप ऐसे ही काम करते रहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द वेलफेयर स्टेट YouTube चैनल। नमस्ते।